नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को देश के स्वच्छंद वातावरण में, देश के स्वतंत्र वातावरण में आप यूं ही इतनी ही तेजी के साथ और अधिक गति के साथ आगे बढ़ें, ये मेरी तरफ से आप लोगों को पहले ही शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं आज के सेशन की, जिस स्वतंत्रता के सही मामले में मायने क्या हैं। स्वतंत्रता के मायने हैं कि आज हमारे पास अपना संविधान है और उस संविधान के अंदर कितना कोइंसिडेंस है कि हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, और कोइंसिडेंस ये भी आज हो जाएगा कि हम आज मूल अधिकार का आखिरी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, यानी आखिरी आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। विपिन, भोमाराम, मिक्की, कुंदन, अजय, निशांत, नीरज, निशा, ऋतिक, संदीप, कंचन, इन सभी साथियों का स्वागत। वेरी गुड इवनिंग। एक होमवर्क लिख लीजिए आप सभी लोग, जो कि कल आपसे डिस्कस होगा। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप आज के सेशन से कल के सेशन में एक सवाल करके लाएंगे और मैं वो आप लोगों से क्वेश्चन क्लास के दौरान डिस्कस करूंगा। आपसे मैं दो बातें सुनने वाला हूं। नंबर एक, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार आप क्वेश्चन करके लाएंगे घर से, जिसके बारे में आपको आज चिंतन करना है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं करना है, इसको प्रॉपर तरीके से थॉट प्रोसेस में से निकाल कर आप इसका जवाब तलाशेंगे। फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं आपको बतानी है। विशेषताएं यानी सिग्निफिकेंस, महत्व, जो भी आपको समझ में आए आपको वो शब्द बताना है। महत्व से अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप ये बताने लगे इसमें इतने भाग हैं, ये है। आप इसके मायने ये बताएंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये कितना प्रासंगिक है, फंडामेंटल राइट्स का होना कितना जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स से हमें क्या लाभ हुए, या ये कहिए सीधे शब्दों में आपसे लाभ हानि की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो महत्व हुआ, विशेषताएं हुई, लाभ हुआ, ये आपको कल होमवर्क के रूप में करके लाना है। मैं शुरुआत में आप सभी से पूछूंगा, और दूसरा आपसे इसकी बुराइयां पूछूंगा, यानी कमियां पूछूंगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो भी आपने अब तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े वो आपको प्रीलिम्स में उपयोगी होंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे उस हिसाब से आपको उसकी कमियां निकालनी है, आपको उसकी आलोचनाएं करनी है। और आपने जो अब तक पढ़ा, मैंने इतना विस्तार से आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाया है कि आप आसानी से उसका विश्लेषण करने की स्थिति में है। आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन चुकी होगी, और कल ही मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा, कल या परसों आपके साथ फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं, जिनके जवाब आप क्लास के भीतर ही दे दें। मेरे टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि सेशन अंत होने पर मुझे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने हैं बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। उनके लिए वो मुझे याद दिला दें, ताकि मैं बच्चों से क्लास में ही क्वेश्चंस करवा सकूं कल के सेशन में। टीम से रिक्वेस्ट है, इस चीज को याद रखें। ठीक है, कमियां और आलोचना ये आप लोगों को कल के सेशन में फंडामेंटल राइट की याद करके आने, यानी कि कल आपका फंडामेंटल राइट का क्लास में लाइव टेस्ट है। लाइव टेस्ट में शुरुआती 10 से 15 मिनट हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, और आखिर की 15-20 मिनट, 30 मिनट जो भी है, वो हम कुछ क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट के आपके साथ क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा है उनका समाधान खोजेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कृपया करके रिवीजन कर लें और आज से डेट मेंशन कर लें। आज जो तारीख हो रही है 14 तारीख है, कल से 15 अगस्त है। 15 सितंबर तक, क्योंकि सबसे ज्यादा समय मुझे जिस चीज को पढ़ाने में लगता है दैट इज फंडामेंटल राइट। यहां से आगे अब गियर शिफ्ट होगा, और 15 सितंबर तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट पॉलिटी खत्म करा दिया जाएगा, यानी इंडियन पॉलिटी फिनिश करा दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के प्रति कमिटमेंट है। इसको करने के लिए चाहे मुझे कितनी भी घंटे क्लासेस लेनी पड़े, फिर चाहे मैं क्लास रोजाना 1 घंटे लूं या 2 घंटे लूं, हो सकता है किसी दिन क्लास ना भी लूं, लेकिन आपको बेहतरीन कंटेंट 15 सितंबर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। मेरे को जो सबसे ज्यादा समय लगता है वो लग लिया, मतलब फंडामेंटल राइट, इससे पूर्व में जो आपने संविधान की विशेषताएं और प्रियम्बल को पढ़ने में, यदि यह आपको समझ में आ गया, अब यहां से आगे चीजें स्मूथली चलने लगेंगी। आपका दिमाग स्वतः ही उन चीजों को समझने लगेगा, संभवतः चीजें एक एक दिन में धड़ाधड़ उड़ने भी लगेंगी। ठीक है ना, तो तैयार रहिएगा, इस विषय पर हम लोग उतर के कार्य करेंगे। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में क्या है, आइए हम आज के सेशन के अंदर चर्चा करते हैं। ठीक है,
आज के सेशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32, रिट पिटीशन। आप में से बहुत सारे साथियों ने अभी तक जिन्होंने पॉलिटी कभी गलती से भी पढ़ी हो, मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिनका उद्देश्य नहीं था पॉलिटी पढ़ने का, लेकिन टीचर ने कहा पढ़ लेना बेटा पेपर में आएगी, उन्होंने भी अगर कभी पढ़ी होना तो भी उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर रिट होती हैं ये जरूर सुना होगा अथवा पढ़ा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये होती क्या हैं जिन्हें भारतीय संविधान की रेमेडी, उपचार कहा गया है, इलाज कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि भारत के संविधान के अंदर उपचार के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो होती क्या है, रिट। आइए मैं उसके बारे में आपको थोड़ी समझाइश दे देता हूं। आप जो जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट यहां पर मेंशन कर देता हूं। आर्टिकल 32 के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इससे रिलेटेड आरएएस के अंदर जब हमने 2018 अटेम्प्ट दिया उस समय सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, केवल इतना सा लिखा आ गया WRITS, रिट्स, बस 5 नंबर में इसके ऊपर लिखना था। तो आपको पांचों प्रकार लिखने थे। कौन से 5 प्रकार हैं रिट के, आपको उसके बारे में जानकारी लिखनी थी, ठीक है ना। आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी कहा है, आरएएस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आप लोगों से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर। 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर जो 5 प्रकार की रिट हैं, जिनमें से हैबियस कार्पस, मैंडेमस, जिनको आप लोग जानते हैं प्रोहिबिशन, सर्ट्योरी और क्यू वारंटो, ये 5 प्रकार की जो रिट हैं, इन 5 प्रकार की रिट में 2 मार्कर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा केवल इतना सा लिख करके हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस लिख करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इतना सा सवाल देकर के पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में, आपको उसका जवाब लिखना है। 5 मार्कर में होगा तो ये पूरा की पूरा पूछा जा सकता है, और 10 मार्कर में भी ये हो सकता है कि आपसे कंप्लीट पूछ ले और इसकी व्याख्या भी करा ले, यानी आलोचना भी करा ले और तारीफ भी करा ले, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे, इसलिए पूरे फंडामेंटल राइट्स के सारे फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ये वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, सबसे आसान है लेकिन ये मतलब जबरदस्त तरीके से परीक्षा में पूछा जाने वाला आर्टिकल है। तो आइए इसके बारे में बहुत बेसिक सी बातें जानने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा आर्टिकल जिसके बारे में BR अंबेडकर साहब ने कहा, द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, यानी वो आर्टिकल जिसके बारे में भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि संविधान निर्माता थे, उनका मानना था कि अगर संविधान की अगर कोई आत्मा है तो वो ये है। अब सर इसका मतलब मुझे बताइए, इसका मतलब समझिए प्यारे साथियों। मान लीजिए कि आपसे खुश होकर आपको पिताजी ने एक बढ़िया सी गाड़ी पकड़ा दी कि ये बेटा 4 पहिए की गाड़ी है, तुम लेके घूमो, बढ़िया एक गाड़ी आपको दे दी। फंडामेंटल राइट हम सभी देशवासियों को दी गई एक ऐसी ही कार थी। कैसी कार दी गई? आप लोगों ने बढ़िया से मेहनत करी, देश आजाद हो गया। कोइंसिडेंस देखिए कि देश की आजादी की बाद आज आजादी की पूर्व संध्या पर हो रही है। हालांकि देश का काला दिन है क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान बना था, लेकिन कुछ लेसन सीखने के होते हैं, सुधारने के भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को फंडामेंटल राइट नामक चीजें दी गई। आजादी के बाद हमें जो सबसे बड़ा उपहार मिला, जिसके माध्यम से हमने आजादी महसूस करी, आर्टिकल 13, 14, हमको समानता दी गई, हमको स्वतंत्रता दी गई, हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई, हमें धर्म की अपने आजादी दी गई, हमें अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए, हमें सब अधिकार दिए गए। हम बहुत खुश हो गए कि पापा ने हमें कार दिला दी। हमने पापा से कहा पापा हमें कार चाहिए। बोले बेटा कैसी चाहिए? पापा हमें एकदम एसयूवी टाइप की, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल टाइप की गाड़ी चाहिए। बोले बेटा तथास्तु। पापा कलर व्हाइट होना चाहिए। बोले तथास्तु। पापा उसके अंदर 4 पहिए नहीं, उसके अंदर 4 पहिए के साथ एक पीछे स्टेपनी भी दिखती हुई होनी चाहिए। बोले तथास्तु। पापा सीटों का कलर बेज होना चाहिए। बोले तथास्तु। बोले पापा उसके अंदर 4x4 फीलिंग होनी चाहिए। बोले तथास्तु। पापा उसका सीसी 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो, जो चाहिए ले ले बेटा। तथास्तु तथास्तु। हो गया, सब कुछ मिल गया। आप खुश हो गए, आप एकदम तैयार होकर के तैयार हो गए, भाई वाह अपने पास तो बढ़िया गाड़ी आ गई। आप गाड़ी की ड्राइव लेने पहुंचे, पापा ने चाबी नहीं दी। गाड़ी खड़ी है गैराज में, आपके पास गाड़ी खड़ी है, आपको पिताजी ने चाबी नहीं दी। आप मतलब कहना क्या चाहते हो? यानी आर्टिकल 32 वो चीज है, अर्थात गाड़ी बिना चाबी के चल नहीं सकती। आपको सब मिल गया,
आपको आर्टिकल 32 ना दिया जाए। आपको सब मिल गया, गाड़ी में डीजल ना दिया जाए, आपको गाड़ी में फ्यूल ना दिया जाए, ईंधन ना दिया जाए, चाहे जैसी भी गाड़ी चलती हो, पेट्रोल डीजल किसी से भी चलती, सब कुछ है आपके पास, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं दी, तेल नहीं दिया, गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी। आपको सब मिल गया तो आप बहुत खुश हुए, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। एंड में क्या बोला? सुन, चलाएगा नहीं, परमिशन नहीं दी, चाबी नहीं दी, तेल नहीं दिया, परमिशन नहीं दी, और गाड़ी बिगड़ जाए तो सुधारने का तरीका नहीं दिया। चौथी चीज ऐसी कर दी आपके साथ। पांचवी चीज, आप चलाने निकले, आपको रास्ते में तुरंत पुलिस वाले ने बिठाकर अंदर बिठा दिया। यानी एक प्रकार से आप यह समझिए कि आपको सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं दिया। विचार करिए कि क्या होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हो तो थम्स अप करिएगा। अगर आपको यह विषय वस्तु क्लियर हो रहा हो तो क्लियर करिएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर संविधान की आत्मा बोल रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि यह आर्टिकल संविधान की आत्मा है, तो इसके पीछे उनका जो असल मकसद है ना, वो आपको यह बताना है कि बच्चों, ये सब चीजें आपको तभी फायदे देंगी जब आपके पास आर्टिकल 32 होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है सर आर्टिकल 32 के अंदर, ये भी बताइए। हाँ, एक बालक कह रहे सर दिखने के लिए दिए फिर तो गाड़ी, मान लो कि दिखने के लिए दिए फिर तो गाड़ी। हमारे फंडामेंटल राइट के साथ भी ये है। आपको मैंने ये कह दिया कि जाइए, अब आपको सब लोग बराबर के अधिकार से ट्रीट करेंगे, जाइए, आपको अब कोई भी किसी तरह से छुआछूत नहीं करेगा, जाइए, आपको सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, जाइए, आपको पदस्थापन में कॉलेज में आरक्षण मिलेगा, सब कुछ मैंने कह दिया। जाएं कहां सर? अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों चिंता मत करो, आपके नोट्स बनकर तैयार हो गए। आपने कहा हो गए, बहुत बढ़िया, कहां मिलेंगे सर? मैंने कहा बेटा आपके नोट्स मिलेंगे, एप्लीकेशन पर जाओ, वहां पर आपको हिंदी मीडियम के भी कंप्लीट नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के भी कंप्लीट नोट्स हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमने आरएएस कंप्लीट हिंदी मीडियम के नोट्स डिलीवर करा दिए, हमने इंग्लिश मीडियम के नोट्स डिलीवर करा दिए। कुछ बच्चों के नोट्स डिलीवर नहीं हुए। अब उनका बड़ा सवाल यह बना, आपने फिर सवाल पूछा, सर शिकायत कहां करें? मैंने कहा बेटा कॉल सेंटर बनाया गया है, आपके लिए टीम बिठाई गई है। सर कॉल सेंटर तो कॉल सुनती नहीं है, क्या करें? मैंने कहा बेटा मेरी क्लास में कमेंट करके मुझे बता दो, मुझे पता है, मैं आपको इसीलिए हर क्लास में अपडेट दे देता हूं। बोले सर हमने 4 किताबें ऑर्डर की थी, उसका क्या हुआ? मैंने कहा बेटा बुधवार से वो भी डिलीवर होने लग जाएंगी। हम लोग पुरानी किताबें बनाकर नहीं रखे थे, आपके ऑर्डर्स हमको मिले और हमने उनको ऑर्डर डिस्पैच करने में समय लगा। हमारे लिए इस जो पहली बार का फेलियर था, पहली बार की फेलियर से बहुत सारी चीजें सीखता है व्यक्ति। हमारा फेलियर यह था कि हमने बहुत कम समय में बहुत कुछ आपके साथ कार्य किए, समय जरूर लगा, हमें काम करने में 20 से 25 दिन का औसत समय लगा, लेकिन अनुभव यह मिल चुका है कि अब यहां से आगे कोई भी व्यक्ति आने वाली 20 तारीख, ये जो 20 तारीख आ रही है, उसके बाद कोई सा भी ऑर्डर अगर आप हमें प्लेस करेंगे, वो विद इन 3 days to 4 days हमने इस चीज को जीत लिया है। ये कैसे संभव हुआ? आपके लगातार शिकायत करने पर हुआ, आपके लगातार कॉल सेंटर पर कॉल करने से हुआ। यह प्रॉमिस है कि 20 तारीख के बाद आप कभी कोई ऑर्डर प्लेस करें, विद इन 7 days, मैक्सिमम 7 days आपका कंटेंट आप तक डिलीवर हो जाएगा। हमने उसको भी बनाकर रख लिया। यह कैसे संभव हुआ? जब सुनवाई हुई, यानी कि आपको मूल अधिकार दे दिए। मैंने आपसे कहा आपके पैसे मैंने ले लिए भाई, जाओ आपके नोट्स बन गए। बोले सर मिलेंगे कैसे? मैंने कहा सॉरी आइडिया नहीं है कैसे मिलेंगे। आपकी सुनवाई ना हो तो सोचो कितना बुरा लगे। आपको फंडामेंटल राइट दे दिए और आपको मैं कह रहा हूं शिकायत कहां करोगे अगर नहीं दिए तो भाई फिर तो दिए और नहीं दिए बराबर हो गई ना बात। और दिए और नहीं दिए जब बराबर हो गई, आपने मुझे कह दिया कि ये आपके पास है, मैं उसका कुछ कर तो सकता नहीं हूं, तो मेरे लिए तो व्यर्थ हो गई। ये वो चीज है जो आपको परमिशन देती है कि यदि आपके मूल अधिकार प्राप्त आपको नहीं हो रहे हैं, तो आपको आपके मूल अधिकारों के लिए आर्टिकल 32 मान्य करता है कि आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने में परहेज लगता है, कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर आर्टिकल 226 का उपयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। सर मैं तो दीन दुखियारी हूं, मेरी कौन सुनेगा इस दुनिया के अंदर, मेरा तो कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। परेशान मत होइए, अगर आपका कोई सुनवाई करने वाला नहीं है तो आर्टिकल 32 ने एक पावर और दी है कि आपके लिए कोई व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है, यानी जनहित याचिका आपके लिए दायर कर सकता है कि सर, जैसे कई बार आपने देखा होगा
आप में से कई बच्चों ने कई बार ये खबर सुनी होगी, स्वतः संज्ञान। जैसे मणिपुर हिंसा हुई, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्वतः संज्ञान लिया, सेल्फ कॉग्निजेंस लिया कि हां भाई बताओ ये क्या हो रहा है, इधर आओ। ये स्वतः संज्ञान आर्टिकल 32 की पावर है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जारी की गई कि सर इतने किसान इस प्रकार के हाईवे के कारण बेघर हो जाएंगे, इस बांध के बनाने के कारण इतने लोगों के घर उजड़ जाएंगे, सर यदि ऐसा हुआ तो ऐसी हालत बन जाएंगी। कोई ना कोई एनजीओ, कोई ना कोई संगठन आपके बिहाफ पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो उसके पीछे कारण जो जिम्मेदार है आर्टिकल 32। कम से कम इसी के लिए ताली बजा दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कम से कम और कुछ नहीं तो इसी के लिए ताली बजा दो कि आर्टिकल 32 जो है ना, वो ऐसा आर्टिकल दे दिया हमको जिसमें कि हमें कुछ नहीं भी हो रहा है। आप जैसे सोचिए, जो भी पहलवानों के साथ हुआ, जो भी देश में किसानों के साथ हुआ, जितने बड़े प्रोटेस्ट हुए, उन सभी प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट एक्टिवेट कैसे हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार क्यों हो जाता है? 32 की ताकत है ये। तो भाई साहब 32 मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएं, इसकी वजह को समझ पाएं। क्लियर हुआ? अब ऐसा 32 में क्या है, आइए एक एक करके, 5 भाग हैं इसके जिनको आपको समझना है। आर्टिकल 32 के अंदर क्या चीज है, कौन सी गारंटी है जो अन्य अधिकारों के साथ नहीं है, वो मैं बताता हूं। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 कहता है, इफ ए पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो ही कैन अप्लाई फॉर जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये अपने लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। ये बात बोल दी इसने। आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 कहता है, अंडर दिस the Supreme Court can issue directions or order or writ to enforce the fundamental rights. Article 32 of the Constitution empower the Supreme Court as well as Article 226 empower the High Court to मतलब for the writ petition। ठीक है, 5 प्रकार की रिट पिटीशंस हैं। ये सब बच्चों को उंगली पर याद होनी चाहिए। पेपर में एज इट इज पूछी जाती है, मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। कल मैं जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आप लोगों को इस पर भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं इनको आप लोगों को बस चुटकी भर में सिखा दूंगा, फिर दाएं बाएं के सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इनकी हिंदी और अंग्रेजी याद करने में दिक्कत आए। आज 5 बार बोलना, 10 बार बोलना। अपने किसी दोस्त का नाम हैबियस कार्पस रख देना, किसी का नाम मैंडेमस, किसी का नाम प्रोहिबिशन, किसी का नाम क्यू वारंटो, किसी का नाम सर्टियोरी, नाम रख देना। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे जो कहेंगे नहीं सर हम तो हिंदी ही याद करेंगे, तो जिन्हें याद करना है हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को याद करना है परमादेश, किसी को याद करना है प्रतिषेध, किसी को याद करना है क्यू वारंटो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब चीजें जो भी है ना, ये आदेश, ये अधिकार प्रक्षा है क्यू वारंटो। हिंदी शब्द भी इसके इतने ही टफ हैं, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप इन्हें अंग्रेजी में याद कर लें, दोस्तों के नाम अपने अपने लेवल पर लिख दें। ठीक है? आज ये अखिल जाट लिख रहे हैं कि सर कोई मोटिवेशनल सेशन लाइए। बेटा मेरी कोई भी क्लास दिमाग लगा के पढ़ लो, वो अपने आप में मोटिवेशन है, फिर भी लाएंगे, चिंता मत करिए। हाँ जी, तो हैबियस कार्पस की बात करते हैं। टेक्निकल टीम नोट कर लेना, बच्चों को मोटिवेशन का डोज देना है भाई। हैबियस कार्पस क्या है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप में से कितने लोगों ने दृश्यम नाम से एक फिल्म है जो देखी है, जरा बताइए। क्या आप में से किसी ने दृश्यम नाम की फिल्म देखी है अजय देवगन की? पहले वाली जो अजय देवगन की दृश्यम थी, उसके अंदर अजय देवगन एक सीन में हैबियस कार्पस का ही जिक्र करते हुए पाए जाते हैं। खैर, इसको समझने के लिए आपको दृश्यम देखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आवश्यकता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न आना चाहिए जो कि हर देश के नागरिक के दिमाग में आना चाहिए। सर एक बात बताओ, कल को अब जैसे कल क्या हुआ, मेरे पास एक कॉल आया, मैं आपको बताऊंगा नहीं किसका आया कैसे आया। उसमें मेरे सामने एक चीज पता चली, मुझे जानकारी मिली कि मेरे ही किसी कर्मचारी को, जो कि मेरे साथ संस्थान में काम करता है, उसको पुलिस ने किसी कारण से अपने पास बिठा लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पीछे धारा 151 लगाई गई, शांति भंग का आरोप लगाकर उसे अंदर बिठा लिया गया। ठीक है साहब, 151 के तहत उसे अंदर बिठा लिया गया। मेरे पास इसकी सूचना आई, मैंने बात करी, भाई ये क्या हुआ है? बोले सर शराब पीकर उत्पात मचा रहा था, इस कारण से हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमने कहा चलिए ठीक है, चर्चा करते हैं इस बात पर। लेकिन विचार करिए कि उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में अगर किसी को पता ही ना चलता तो क्या करते? अरे सर गुम होने की सूचना देते। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते कि साहब मेरा व्यक्ति गायब है।
मेरा तो सवाल ही नहीं सुना आपने ढंग से। बोले क्या? मैंने कहा आपने तो ये सवाल ही नहीं सुना कि उसे गिरफ्तार पुलिस नहीं किया है, लेकिन घर वालों को ही नहीं पता है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। और विचार करिए कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस को नियम पता थे सारे। कौन से नियम पता थे? मैंने आपको सारे नियम बताए हैं कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में ले जाकर प्रत्यक्ष पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। बताइए कौन सा आर्टिकल है ये? बंदियों के लिए, जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनके लिए ये कौन सा नंबर आर्टिकल है? जल्दी से बताइए। 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना जिसमें तय किया गया है, बताइए। मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाना, वो कौन सा आर्टिकल है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। 24 घंटे का जिसमें क्लॉज दिया गया है। विचार करिए कि पुलिस उसको अपनी डायरी में दिखाई नहीं रही और पुलिस उसको कूटने लग रही है, पीटने लग रही है। जरा बोलिए, है बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न है कि नहीं है ये? पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार करके उसको अपने साथ लेकर चली गई। घर वाले पुलिस में जाकर के उसकी कंप्लेंट करने लगे। बहुत सारे लोग, अरे भाई साहब मैं ना आकर के धुनाई मचा दूंगा आप लोगों की। ये क्या क्या नाम है, एक मिनट रुकिए। एक तो विपिन यादव, बेटा एक बार बहुत ही शानदार तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने गाल के नजदीक हाँ जी, विपिन यादव, श्वेता चौरसिया, हिमांशु पाल, विशेष, चैल्सी मीणा, सुमन नोखवाल, कृपया करके आप सब लोग, और लक्ष्मण जाट और दिव्या नायक, आप सबको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिया सिखा रहा हूं, आपको आनंद आ जाएगा, सबको आनंद की प्राप्ति होगी। आशुतोष, जिनके नाम लिए हैं वो अपने अपने हाथ खड़े कर लीजिए। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं। शौवीर कुमार, इंदु शर्मा, जिनके नाम लिए मैंने वो सब अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। मैंने गजब चीज, आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा, आप उसके बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हां, जिनके नाम लिए हैं वो क्या करना है? हां, वो अपना एक हाथ सीधा करें, उसे गाल के नजदीक लेकर जाएं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने गाल के नजदीक ले जाकर टच कर दें। ये आर्टिकल्स जो आपको पढ़ाए गए हैं, आपको किस चीज के लिए पढ़ाए गए? मनोरंजन के लिए पढ़ाए गए। मैंने यूं ही आपसे सवाल पूछ लिया। मैं तो सोच रहा था कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपसे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपसे यदि ये भी पूछ ले रहा हूं तो भी मरण हो जा रहा है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि कितने कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, कौन सा आर्टिकल कहता है? हैं? आर्टिकल नंबर 22 24 घंटे के अंदर पेश होने की बात करता है। समझ पा रहे हैं आप? मेरा कंसर्न समझिए, 24 घंटे में व्यक्ति पेश नहीं किया गया। अब उससे आगे की बात चल रही है। क्या कहानी चल रही है? अगर 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, उस समय क्या होगा? तो भाई साहब, उसके लिए ही मैं आपको आगे की चीज बता रहा हूं। कोर्ट के अंदर आपने किसी व्यक्ति को पेश ही नहीं किया, उसे उठा करके आपने अपने पास में रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में विकल्प क्या है? उस व्यक्ति के लिए विकल्प क्या है? ट्वेंटी 24 आवर्स में पेश नहीं हुआ, 22 के अंदर पावर दी गई है। मैंने जो कल उदाहरण दिया, प्रैक्टिकल उदाहरण है, आप उसे यूज करिए। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर गए पुलिस वाले। घर वालों को बच्चा शाम तक नहीं पहुंचा, चिंता हुई। वो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए। पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ये नहीं बता रही है कि मेरे पास ही वो व्यक्ति है, या पुलिस ने धमका करके उनको भगा दिया, अरे कहीं पी के पड़ा होगा, भगा होगा, यहीं पे कल आना। ऐसे हर किसी को ढूंढने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। मान लो ऐसा हो जाता तो क्या होता? ऐसी स्थिति में आप क्या करते यदि पुलिस ने ही आपके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है और आपको पता ही नहीं है, या पता है तो भी पुलिस उसको दिखा नहीं रही है? आप कहां जाएंगे?
पुलिस अगर गुंडा 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 बन जाए तो आप क्या करेंगे? आप विचार करिए ना। कई बार आपने फिल्मों का, साउथ की फिल्में, वर्दी वाला गुंडा, सोचिए ना, पुलिस किसी को उठाकर लाई, उठाकर उसने लॉकअप में डाल दिया और आपकी उसने एंट्री भी नहीं की, रोजनामचा में भी उसका नाम नहीं चढ़ाया। आप घर वहां जाते हैं कहने के सब मेरा बच्चा खो गया, बोले जा जा कहीं पी के पड़ा होगा, कहीं इधर उधर नाली वाली में पड़ा होगा, ढूंढ लेना, कल आना है। हर बच्चे को ढूंढने के लिए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, भगा दिया गया। आप करेंगे क्या? आप कोर्ट जाएंगे। आपको कोर्ट जाने की पावर किसने दी? आपको पता चल रहा है कि यार उठा के लेके गए, कोर्ट जाने की जो पावर है वो कौन देता है? आर्टिकल 32 के अंदर बंधी प्रत्यक्षीकरण, ये जो रिट आदेश है ये देता है। हैबियस कार्पस जिसे शब्द दिया गया है, हैबियस कार्पस असल मायने में है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वो पावर है जिससे ये आदेश देते हैं पुलिस को कि इस व्यक्ति को इतने घंटे के अंदर पेश किया जाए। सर हमारे पास नहीं है, बोले सोच लो, कहीं से भी खोज कर लाओ, ना धरती निकल गई ना आसमान निकल गया, है धरती पर, ढूंढो और लाओ। अर्थात कोर्ट ही पुलिस को आदेश देकर उसे प्रत्यक्ष करने की कहती है। आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बालक कह रहे हैं कि सर एक फिल्म है, हां ये फिल्म अगर आपको मिल जाए, बहुत अल्टीमेट फिल्म है, मुझे नहीं पता कौन सी जगह पड़ी, मैंने भी देखी है, जय भीम नाम से एक फिल्म है, आप वो भी देख सकते हैं, बेहतरीन फिल्म है। मतलब उसमें कोर्ट का जो ये हैबियस कार्पस वाला काम है ना, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। अगर मौका मिले अच्छी फिल्मों में हैबियस कार्पस जानना हो तो आप जय भीम नाम की एक फिल्म है वो देख सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है कि उसे प्रत्यक्ष किया जाए। उस फिल्म में, जय भीम फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जाति विशेष के कुछ लोगों को उठाकर पुलिस के द्वारा ऐसे ही किसी अनजान केस में बंद कर दिया जाता था और उनकी गुमशुदगी पर फिर कोर्ट का संज्ञान लेना जरूरी हुआ कि भाई लोग जा कहां रहे हैं, किन्हीं को आप उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी फिल्म थी, इसको भी अगर देखे तो समय मिल जाए तो देखिएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, हैबियस कार्पस की बात आपको समझ में आ गई। तो हैबियस कार्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी, यानी शय शरीर उस व्यक्ति को हमारे सामने लेकर हाजिर होइए। ये किसी व्यक्ति, अथॉरिटी जो इलीगली किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा हुआ है उसके खिलाफ जारी किया जाता है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य होता है कि हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को ले लिया गया है उसकी जांच की जाए। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, सर मैंने एक सवाल, मतलब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होना चाहिए। सर आपने जब आर्टिकल 22 पढ़ाया था तब डिटेंशन की बात भी की थी कि किसी व्यक्ति को उठा करके इसलिए भी ले जाया जा सकता है, प्यूनिटिव डिटेंशन, कि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति अगर खुला घूमता रहा तो समाज के लिए नुकसान साबित हो सकता है। सर अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया हो तो भी हो सकता है क्या? मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने इसलिए डिटेन किया हो, आपको याद है? हाँ भाई डिटेंशन याद आ रहा है थोड़ा बहुत? डिटेंशन का अर्थ समझ में आ रहा है? मैंने याद कराया था कि किसी व्यक्ति से डर है कि इस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की अशांति फैल सकती है। जैसे 370 के समय पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया, अंदर डाल दो इनको नहीं तो ये दंगा फैलवाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर किसी को डिटेन किया गया तो क्या उस समय भी हैबियस कार्पस कार्य कर सकती है? बड़ा सवाल। क्या उस समय भी हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्य कर सकता है? आंसर है जी नहीं। हैबियस कार्पस डिटेंशन के समय कार्य नहीं करता। हैबियस कार्पस डिटेंशन यानी किसी को यदि एनएसए के तहत उठाकर डाल दिया गया, कोर्ट के कानून की आवश्यकता भी नहीं होगी, आपको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको डिटेन किया जा चुका है। क्लियर हो गया? तो ये केवल और केवल उस स्थिति में है जब किसी व्यक्ति को डिटेन ना किया गया हो, यानी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया गया हो तभी उस व्यक्ति को प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर विधिक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, चाहे 3 महीने डिटेन रहे चाहे 6 महीने डिटेन रहे। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर? समझ में आ गया? अब आते हैं अब रिट के अंदर दूसरे नंबर के रिट। तो पहली समझ में आ गई आप लोगों को कौन सी रिट हुई? सबसे पहली वाली रिट बनकर के आई बंधी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरी है परमादेश यानी मैंडेमस। 32 के अंदर कितनी है कुल मिलाकर? 5। कौन कौन सी है? हैबियस कार्पस,
मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। ठीक है, आप दूसरे नंबर पर है मैंडेमस। नाम थोड़े अटपटे हैं, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति पहली बार इन्हें पढ़ रहा हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सब याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, परमादेश क्या है? आदेश दिया गया किसी अधिकारी को, क्या? कि वो अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही ना करे। मतलब सर, मतलब यह हुआ कि आपने आपने क्या फील किया? कॉमन सेंस लगाइएगा, लोकतंत्र से किस तरह कनेक्टेड है आप विचार करिए। आपको लगता है कि इस समय सीजन जिस तरह का चल रहा है, बारिश के बाद का सीजन है, मच्छर बहुत हो गए। आप सोचिएगा, मच्छर बहुत हो गए, और एक विभाग है, मेडिकल विभाग, मतलब ये जो अपना चिकित्सा विभाग है, या फिर सफाई के लिए ध्यान रखने वाला कोई बोर्ड है आपके यहां पर, वो इस समय जो आवश्यक छिड़काव करना चाहिए मच्छरों को मारने के लिए सोसाइटी में, वो कर ही नहीं रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको यह पता चल गया कि भाई इस विभाग की जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि पोलियो की ड्रॉप पिलाई जानी चाहिए, बच्चों का समय है पोलियो ड्रॉप दिलाने के लिए, विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप कहेंगे किससे पूछें इसको जाकर के? हमने कहा आरटीआई दायर कर दो, विभाग वालों से पूछ लो आरटीआई दायर करके कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने आरटीआई का जवाब भी गोलमोल दे दिया, जवाब ही नहीं दे रहे। हम करें तो करें क्या भाई? हम लोकतंत्र में हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो जनता के लिए अगर शासन है तो कोई हमारे शासन के नाम पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? टेक्निकली तो हमारी बात की सुनवाई होनी चाहिए। नियम से सोचिए, विचार करिए भाई। आज की जो कोर्ट, मतलब आज जितने भी विभाग बने हुए हैं, एबीसीडी जो भी विभाग बने हुए हैं, वो सब आपकी सुविधा और सेवा के लिए बने हुए हैं। विचार करिए कि वो सेवा करने दे ही नहीं रहे, आपकी सेवा कर ही नहीं रहे। आप उनके पास गए, सर मेरे यहां पे पानी क्यों नहीं आ रहा, सर मेरे यहां पे नल क्यों नहीं चल रहा, सर मेरे यहां बिजली क्यों नहीं आ रही, मेरे यहां पर पोलियो की ड्रॉप क्यों नहीं पिलाई जा रही, मच्छरों से बचने के लिए छिड़काव क्यों नहीं हो रहा, मेरी सड़क क्यों टूटी पड़ी है। आप में से कई लोग ये देखे होंगे आपके घर परिवार में, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आपने प्रोटेस्ट करना केवल कॉलेज लेवल पर सीखा होगा। घर में कई बार देखा होगा, गली मोहल्ले में, लोकल अखबार में देखा होगा, महिलाओं के द्वारा कलेक्टर ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया गया, मटके फोड़कर प्रदर्शन किया गया, मटके रखकर प्रदर्शन किया गया, सड़कें रोककर प्रदर्शन किया गया, जनता सड़कों पर उतरी, सुना है। और वहां पर जाकर के आप सबसे पहले जाकर कलेक्टर की कुर्सी पर, या फिर वो जो पानी पिलाने वाला अभियंता है उसके जहां पे जाकर के क्या करते हैं? सीधा आप जाकर के उनको उठा करके केवल एक सवाल पूछते हैं, आप यहां कर क्या रहे हो? हैं, आप इस कुर्सी पर बैठे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। अब क्या करें साहब? आप यहां बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, इसके लिए मैं क्या करूं? तो भैया इसके लिए आप जाइए। आपको लगता है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, आप जनता के सेवक हैं, आप जनता हैं आप खुद। आपको लगता है कि जो जनता का सेवक बिठाया हुआ है वो कार्य नहीं कर रहा, कोर्ट जाइए, आर्टिकल 32 और 226 को ध्यान में रखते हुए वहां पर दायर करिए, रिट दायर करिए कि सर मेरे शहर की सड़क के लिए जो विभाग वहां पर नियुक्त किया गया है वो अपने अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है, सवाल पूछ सकती है, अरे भैया फिर कर क्या रहे हो, आपको यह पद दिया क्यों गया है? फिर सर वो रिप्लाई में क्या देंगे? वो रिप्लाई में एटलीस्ट ये जरूर बताएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। कोर्ट इसी को ध्यान में रखकर आदेशित कर सकती है कि भैया ये कार्य करिए। आरटीआई फाइल कैसे करते हैं? अथर्व ये सिखाएंगे किसी दिन बेटा। आरटीआई का फाइल करने का जो तरीका है ना वो बताएंगे आपको, क्योंकि आपके आरएएस मेंस के सिलेबस में आरटीआई है ना, उसका पूरा प्रक्रिया है, वो आपको जो मेंस का सिलेबस आगे चलाएंगे ना तब बताएंगे अपन। ठीक है, अभी क्योंकि इसका हिस्सा जरूरी नहीं है जानना, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बालक महावीर पूछ रहे हैं, अगर आरोपी बंगाल में पकड़ा गया हो, रहने वाला राजस्थान का हो, तो 24 घंटे में कैसे पेश करेगी पुलिस? महावीर, यह प्रश्न आपने इसलिए पूछा क्योंकि आपको इनकंप्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज क्या था? आर्टिकल 22 में यह बात मेंशन है कि यात्रा का समय हटाकर 24 घंटे में पेश करना है। मैंने इस पर उदाहरण भी दिया था, वो कौन था, विकास दुबे, कि उसको लेकर पुलिस आ रही थी, अतीक अहमद, उसके बारे में भी मैंने बताया था। यात्रा का समय हटाकर 24 घंटे में पेश करना होता है जनाब। इस पर हमने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है,
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो मैंडेमस क्लियर हो गया, परमादेश आ गया। अब चलते हैं प्रतिषेध क्या है। प्रतिषेध सुनिए साहब, इसका सीधा सा अर्थ होता है वर्जित होना, मना होना, फॉरबिडन होना, नहीं होने देना। कहां यूज होता है ये, क्या होता है? देखिए क्या होता है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने, और मैं ये सारी चीजें आपको कॉमन उदाहरण से इसलिए समझाता हूं ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं, आप इन चीजों से रिलेट कर पाएं, है ना। आप अपने आप को जब आसपास की चीजों से रिलेट करके पाते हैं तब आप इसको समझ पाएं। जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व आपने ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा देखा होगा। हम ज्ञान व्यापी पर मुद्दे को, इशू को करेंगे कवर, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उसमें एएसआई का सर्वे चल रहा है, इसलिए हमने उस पर अभी कोई सेशन नहीं किया है। आपने अगर कुछ दिनों पूर्व अगर एक चीज नोटिस की हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञान व्यापी मसले के ऊपर अपने द्वारा सर्वे कर रहा है कि वो मस्जिद है या मंदिर है, ये जांचने का प्रयास कर रहा है, तथ्य एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है। अब विचार करिए विचार क्या करिए, आपने अगर न्यूज को फॉलो किया हो, क्योंकि हमारा काम पूरे टाइम न्यूज देखते रहना होता है, आपने न्यूज फॉलो किया हो तो उसमें पता चलेगा कि ज्ञान व्यापी के जो सर्वे का आदेश है ना, वो बनारस की किसी कोर्ट का है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस जगह की जांच की जाए। आप सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट मामला जिसका देश पूरे समय इंतजार कर रहा है कि क्या होगा यहां पर, बाबा विश्वनाथ की जो भूमि है वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद है या मंदिर है, इस पर निर्णय होना है। और इसका निर्णय एएसआई कर रही है, यानी सर्वे जुटा रही है, हालांकि वो निर्णय नहीं करेगी। इसकी जांच का आदेश किसने दिया? जांच का आदेश बनारस की एक लोकल कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आरव कुमार पूछ रहे हैं कि सर मैंडेमस प्रेसिडेंट के खिलाफ जारी हो सकता है क्या? बेटा, प्रेसिडेंट और गवर्नर इनके खिलाफ जारी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये राज्य के मुखिया हैं, ये सबसे ऊपर माने गए हैं, इनके ऊपर तो कानून भी लागू नहीं होता है, ठीक है। शालू ओझा सर, आज मैंने आपकी पहली क्लास देखी थी, उसमें आप गोल मटोल थे, अब आप एकदम फिट हो गए हैं, थैंक यू सो मच। पहले मैं आधे बोर्ड में आता था, फिर मैं एक दिन एक ऐसा विज्ञापन करूंगा, पहले मैं गोल मटोल हुआ करता था, आजकल मैं फिट हो गया हूं। एक मैं विज्ञापन शूट करूंगा प्रॉपर, जब मैं पतला हो जाऊंगा ना, तब उस समय एक विज्ञापन, पहले मैं ऐसा दिखा करता था, फिर मैंने ये टॉनिक लिया, अब मैं ऐसा दिखने लगा हूं, थैंक यू। आगे बढ़े। तो अब हुआ क्या कि साहब वो एक लोकल कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। अच्छा, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट को यह लगे कि यार इतना इंपॉर्टेंट मामला है, ये एक लोकल कोर्ट इस तरह की चीजों पर फैसला कैसे सुना सकती है? और ये पॉइंट तो होना भी चाहिए, मतलब क्वाइट जेन्युइन पॉइंट है कि एक लोकल कोर्ट इस विषय पर फैसला कैसे सुना सकती है। फैसला तो किसी बड़ी कोर्ट का होना चाहिए, लोकल कोर्ट ऐसा क्यों कर सकती है? तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास हथियार क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या करे? तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को आदेशित कर सकती है कि आप इस मामले की सुनवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ कोर्ट को, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, भारत में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे उसकी जो सबऑर्डिनेट है वो हाई कोर्ट है, और उसके नीचे उसकी जो सबऑर्डिनेट है वो डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जाने वाली कोर्ट्स हैं। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मामले की सुनवाई सबऑर्डिनेट कोर्ट को करने से रोक सकती है कि भैया ये तुम्हारा डोमेन नहीं है, इस पर कोई भी कार्रवाई मत करिए। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब है कार्रवाई करने से रोक देना। तो अब मुझे यह बताओ, कार्रवाई करने से रोक देना अगर यह स्थिति है, मान लो कल को मैं, जैसे कल 15 अगस्त है, कल फ्लैग होस्टिंग है, उसके बाद मान लीजिए कि मैं कोई कार्रवाई करने के लिए फील्ड में जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा और इसके अंदर आंसर दीजिएगा। मैं कहीं कार्रवाई करने फील्ड में जा रहा हूं, कोई व्यक्ति है जो कि अवैध शराब बना रहा है, ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, ट्रैफिकिंग कर रहा है, मैं उसको पकड़ने के लिए पहुंचता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे भी खिलाफ प्रोहिबिशन जारी कर सकती है क्या? सीधा सा सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए। शिखा, थैंक यू सो मच, जल्दी से सवाल का आंसर दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट मेरे भी खिलाफ प्रोहिबिशन जारी कर सकती है क्या? बोलिए, जल्दी से आंसर करिए भाई।
सिंपल है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। भाई मैं मेरा काम करने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट मुझे भी करने से रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकती का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ये प्रोहिबिशन रिट है ना, ये केवल कब अप्लाई होती है, अब ये समझ लेना। ये अप्लाई होती है केवल उस कंडीशन में जब कार्य करने वाली संस्था कोई न्यायिक कार्य कर रही हो, यानी जुडिशियल वर्क कर रही हो। मैं कोई न्याय थोड़ी कर रहा हूं, मेरा तो जो मेरा जॉब है मैं तो वो कर रहा हूं। न्याय करने का अगर काम कर रही हो कोई संस्था, तो उस वो कोई सी भी संस्था हो सकती है, वो कोई अधिकरण अपीलेट बॉडी हो सकती है। अच्छा सुनिए, चलिए ऐसे बताइए, आप में से कई बार बहुत सारे लोगों ने अपीलेट बॉडीज के नाम सुने होंगे, है ना? जैसे कि कोई भी प्राधिकरण देख लो, अपीलेट बॉडी, जीएसटी के केस में अपीलेट होती है ना? ट्राई के केस में ट्राई की अपीलेट होती है। अभी कौन सी अपीलेट चल रही थी जिसने गूगल वाले विवाद के ऊपर काफी ज्यादा सुनवाई करी थी, गूगल के ऊपर जो चल रहा था ना, उसके ऊपर अपीलेट। अपीलेट मतलब जहां पर आप जो जो फैसला सुनाने के लिए संस्थाएं बनी हो, क्या उनके ऊपर निर्णय ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। जुडिशियल यानी न्याय का काम जो कर रही हो ना, उन सभी संस्थाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन दे सकती है कि भैया नहीं करना, रहने दो, आपको नहीं करना है। ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया रोक दो, ये वाली बात तो हो गई कि भैया ये काम मत करो, इसको होल्ड पे डाल दो। अब होल्ड पे डालने के अलावा भी एक काम होता है, वो क्या? अब आप में से कई लोग ये कहेंगे सर, जैसे मान लो ज्ञानव्यापी के मामले की बात कर लेते हैं। ज्ञानव्यापी के मामले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया जा रहा था, मतलब फैसला दिया गया कि भाई इस विषय पर सर्वे कराया जाए। अब विचार करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सबऑर्डिनेट कोर्ट से यह कहा कि ठहरो ठहरो मुन्ना, 2 मिनट रुक जाओ, अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ कोर्ट को कहा। आप में से बहुत सारे लोग न्याय की प्रतीक्षा में थे कि सर हमें तो फैसला सुनना था, हमें तो सुनना था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इस विषय पर आदेश पारित करे, आपने इन्हें रोक क्यों दिया? आप नाराज हो गए कि सर ये कोई तरीका हुआ क्या, आपने रोक दिया इनको काम करने से। तो फिर क्या होगा? तो फिर यहां से आगे एक्टिवेट होता है पॉइंट नंबर 2, जो बहुत ज्यादा योग्य है जानने के लिए। क्या? कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट न्याय करने से उन्हें रोककर उस कार्यवाही को अपने पास अगर मंगा ले, यानी रोकना, प्रोहिबिशन, कि भैया रुक जाओ, आपको आगे नहीं बढ़ना, ये क्या हो गया? आपका प्रोहिबिशन रिट हो गया। और उस मामले की सुनवाई खुद करने लग जाए, उस मामले की सुनवाई यदि सुप्रीम कोर्ट खुद करने लग जाए तो इसे सर्टियोरी कहते हैं। प्रतिषेध मतलब प्रतिरोध के बाद में जो ये आगे की प्रक्रिया हुई, इसमें क्या हुआ कि आपको रोककर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं सुनवाई करूंगी इस चीज की, तब ये क्या बन करके आता है, तब ये प्रक्रिया। तो जैसे प्रोहिबिशन क्या हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में सर्टियोरी, उत्प्रेषण, जिसका कार्य था उससे मंगाकर खुद कर लिया, दैट इज सर्टियोरी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, 4th नंबर चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है? अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही रिट पिटीशन कब जारी होती हैं? जब कोई व्यक्ति न्याय डिलीवर करने का कार्य कर रहा हो। न्याय डिलीवरी का कार्य कर रहा हो तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आ सकती हैं? न्यायिक बॉडीज जो भी हो सकती हैं, है ना? एक बच्चे ने पूछा तहसीलदार के ऊपर आदेश आ सकता है क्या? नहीं, तहसीलदार के ऊपर आदेश नहीं आ सकता। बोले सर तहसीलदार तो न्याय करने की भी भूमिका निभाता है, तो फिर वो तहसीलदार थोड़ी बचता है, फिर वो मजिस्ट्रेट पावर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो मजिस्ट्रेट पे तो आ ही जाता है, मैंने पहले ही कह दिया। तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि तहसीलदार की कब कैपेसिटी में बैठा है वो व्यक्ति, या मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में बैठा है। अगर आप सवाल पूछेंगे कि तहसीलदार के कार्य को रोक सकती है क्या कोर्ट, आंसर है बिल्कुल नहीं रोकेगी। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट की कैसे उसमें बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास में न्यायिक जो लैंड से रिलेटेड मामले हैं उस पर न्याय देने का अधिकार है, तो उस विषय पर उसे रोका जा सकता है। ठीक है? एक बालक पूछ रहा है सर वो आपके डोमेन में ना आता हो तो? बेटा सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में तो पूरा भारत आता है, भारत की एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में आती है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सर्टियोरी समझ में आ गया, अपने पास मंगाने की कार्य समझ में आ गई। तो प्रोहिबिशन और सर्टियोरी में क्या अंतर हुआ? मतलब एक कार्य तो क्या कह रहा है, कार्य को करने से रोक रहा है, और एक को क्या कर रहा है, अपने पास मंगा रहा है। क्लियर है? दोनों ही चीजें अधीनस्थ न्यायालय जो न्याय करने वाली चीजें हैं उनको जारी की जाती हैं। ठीक है?
सर आपने एक सेक्शन में बोला था कि आरबीआई को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट को नोटबंदी की सारी जानकारी पेपर वर्क देने होंगे। ललिता बेटा उस पर हमने सेशन किया हुआ है ऑलरेडी, सारी सारी चीजें उस पर पूरा सेशन हमने किया है, चेक करिएगा, है ना। फिर भाई एक बालक पूछ रहा पटवारी को रोक सकते हैं क्या? पागल हो गए हो क्या? मतलब जो व्यक्ति न्याय का कार्य कर रहा है, न्यायपालिका की भूमिका में है। विनय राय लिख रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम के नोट्स बेस्ट हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमें जब आप इस तरह से धन्यवाद बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, मतलब हमारे प्रयास को आप मतलब अगर प्रशंसा देते हैं तो हमारे अंदर मतलब ऊर्जा बढ़ जाती है। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का अर्थ है आपका अधिकार क्या है, अधिकार प्रक्षा, आपसे पूछना, हाँ भाई वाई आर यू हेयर, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपको यहां बैठने की किसने कहा, मतलब बताता हूं। जैसे कई बार आपको ऐसा लगता है कि सर इस पद पर जो व्यक्ति बिठा दिया ना, ये व्यक्ति का ये पद तो था ही नहीं। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है, आपने कई बार सुना होगा, किसी पद पर सरकार के द्वारा अपना कोई व्यक्ति आसीन कर दिया गया। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बन रहा है, सर इस पद के लिए आवश्यक जो योग्यता है वो इस व्यक्ति के पास नहीं है, फिर ये व्यक्ति इस पद पर क्यों बैठा है सर? मैंने कहा तो आपको पता है योग्यता क्या है? बिल्कुल सर हमें पता है योग्यता क्या है। हमने कहा बताओ सर, इसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, इसकी डिग्री ये होनी चाहिए, ये इस राज्य का होना चाहिए, ये होना, इसकी सर ये योग्यताएं होनी चाहिए, इसके पास तो है ही नहीं। हम किससे पूछें? हमने कहा सरकार से पूछो। सर सरकार ने ही बिठाया है, सरकार से क्या पूछें? सर सरकार ने ही बिठाया है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने कहा फिर तो सरकार ने बिठाया है तो फिर सरकार के खिलाफ क्या करें? सरकार से शिकायत थोड़ी कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर एक काम करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट अपने आप आपके बिहाफ पर उस व्यक्ति से कहेगी हाँ भैया कैसे बैठे हो पद पे। बोले सर लेकिन एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है सर जिसकी डिग्री फर्जी है, हमें पता चल गया, हमको पता चल गया कि इसकी डिग्री फर्जी है और ये इस पद पर डिग्री फर्जी के साथ बैठा हुआ है। कई बार ऐसा नहीं होता है क्या, कुछ लोग जाली दस्तावेज बनाकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता चल गया ये जाली नौकरी कर रहा है, आपने सरकार से शिकायत करी, सरकार तो खुद ही नौकरी देके बैठी है, तो सरकार गिर जाएगी इस विषय पर क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चेक किए। तो फिर क्या करें? तो इस विषय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के उस व्यक्ति की वहां बैठने की वजह पूछ सकते हैं, सर जी ये यहां कैसे बैठा है। दैट इज नॉन एज क्यू वारंटो। बोलिए साहब क्या आपको यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई? पांचों की पांचों रिट क्लियर हो गई, चारों पांचों की हैबियस कॉर्पस हो गया, परमादेश हो गया, सर्टोरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यू वारंट हो गया, पांचों रेट क्लियर हो गई? अगर हो गई तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, थम्स अप कर दीजिए। तीन छोटे छोटे आर्टिकल और हैं, केवल अवेयरनेस के लिए जान लीजिए, थोड़ा अतिरिक्त भी अगर जानना होगा तो कल के सेशन में मैं इसके बारे में बता दूंगा। बढ़िया आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल 32 हमने बता दिया, फंडामेंटल राइट्स के अंदर संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आर्म्ड फोर्सेस को लेकर फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं? सब आप में से बहुत सारे लोगों ने हाल ही में एक केस सुना होगा बीएसएफ के एक जवान का, बीएसएफ के एक जवान का केस सुना होगा, जिस मैंने कुछ दिनों पहले ये एक सेशन किया था अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, जिसमें बताया था कि आर्म्ड फोर्सेस क्यों छोड़ रहे हैं लोग, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग मतलब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो अर्धसैनिक बल हैं उनको छोड़ रहे हैं लोग। हमने आंसर बताया था, उसमें से बताया था कि वहां पर सुविधाओं का अभाव है, वहां पर जो उनको मिलनी चाहिए छुट्टियां उनका अभाव है। प्रॉपर सेशन किया है, आप जाकर देखिएगा। लेकिन कोई भी बात पब्लिक डोमेन में आती क्यों नहीं है? सर आई तो थी, कब आई थी? हमारे देश में तो लाखों की संख्या में लोग सेना में काम करते हैं, आपको पता क्यों नहीं चलता कि वहां क्या चल रहा है? सर वो तेज बहादुर था कि क्या नाम था, जिसने जाकर एक वीडियो बना दिया था, देखो हमें कितनी पतली दाल दी जा रही है, हैं? एक आया था कि नहीं वीडियो, फिर वो मोदी जी के खिलाफ जाकर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसको फिर नौकरी से हटा दिया गया था। ध्यान आया? उस व्यक्ति का नाम याद आया? तेज बहादुर ही है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जिसने अर्ध बीएसएफ के अंदर था शायद वो, या सीआरपीएफ के अंदर था। उसने वीडियो बना के दिखाया था, देखो हमको दाल कितनी खराब दी जाती है। तो ऐसा हर कोई व्यक्ति क्यों नहीं कर देता? ऐसा हर कोई व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? आंसर जान लीजिए, क्योंकि हर सैनिक, अर्धसैनिक, इंटेलिजेंस में लगा व्यक्ति, या फिर जिन्हें सरकार ने पाबंद कर दिया हो वो व्यक्ति
आर्टिकल 33 के अंदर अपने फंडामेंटल राइट्स बैन करवा चुका होता है। यानी आर्टिकल 33 संसद द्वारा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाने की इजाजत देती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? संसद अगर चाहे तो कुछ लोगों का मूल अधिकार जो कि किसी पर्टिकुलर सेवा में हो, सशस्त्र बलों में हो, सार्वजनिक व्यवस्था बनाने वाले पदों पर हो, खुफिया विभाग में कार्यरत हो। आप सोचो एक व्यक्ति हो जो कि खुफिया विभाग में काम करता है। जैसे आप में से कई लोगों के मन में आता होगा, सर ये व्यक्ति रॉ में रहा है, आईबी में रहा है, सीबीआई में रहा है, ये बाहर निकल के बताता क्यों नहीं है कि मोदी जी किससे फोन पे बात करते हैं, राहुल गांधी जी किससे मिलने जाते हैं, ये बताता क्यों नहीं है सर? क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट, उसकी अभिव्यक्ति, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। सर बोल दिया तो उसको कानूनों के तहत बांध रखा है। अगर उसने एक बार भी मुंह खोला तो फिर वो कभी खुला नहीं घूमेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? कानून बनाने की ताकत किसके पास है? संसद के पास। अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आपको लगते हैं असल मायने में सबके लिए उपलब्ध नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गई? 33 क्लियर हो गया। अब 34 के बारे में बात करिए, मार्शल लॉ। अच्छा, कई लोगों को बड़ा डाउट होता है साहब, क्या सर मार्शल लॉ और इमरजेंसी में क्या अंतर है? ये बड़ा सवाल आता है सर। क्या सर इमरजेंसी ही मार्शल लॉ होती है क्या? अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, मार्शल लॉ असल में है क्या। देखिए कई जगह ऐसा होता है कि सेना का शासन लगाना पड़ता है कुछ क्षेत्रों में। क्या भारत में आज तक लगा है? नहीं लगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में जहां पर लोकल पुलिस, जैसे भारत में आज जो पुलिस व्यवस्था है वो राज्य प्रशासन के अधीन है। उदाहरण के लिए मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान एक राज्य है और इस राज्य के अंदर राज्य सरकार के पास ही पुलिस है। पुलिस की सारी व्यवस्था राज्य सरकार के पास है। कल को मान लीजिए ऐसा हो जाए कि राज्य सरकार ये फैसला कर ले कि भाई साहब अपन को नहीं डरना किसी से भी। राज्य सरकार पुलिस को आदेश दे दे कि अपन को केंद्र सरकार की सुननी ही नहीं है, तो बोले फिर अपन तो अपना कानून चलाएंगे, बड़ी मात्रा में पुलिस अपने पास है, अपन अपने तरीके से चलेंगे, अपन अपना देश अलग बनाएंगे, चलो विचार करते हैं। तो फिर क्या करेगी सरकार? मूक दर्शक बन के बैठी रहेगी केंद्र सरकार कि ये लो एक राज्य गया हमारा, ये अलग देश बन गया। जैसे कल मैंने आपको मिजोरम वाला केस पढ़ाया था अंकित इंस्पायर इंडिया पे, कल को वो राज्य ये कह दे कि नहीं साहब मैं तो निकल लिया, अलग चल दिया। उससे निपटने के लिए क्या है? आप कोई सा भी ऐसा राज्य ढूंढकर बता दो जहां पर भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट ना हो, ऐसा कोई राज्य खोज के बता दो। आप नहीं खोज पाओगे। क्यों नहीं खोज पाओगे? क्योंकि भारत के हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी, हर जगह भारतीय सेना विद्यमान है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो क्यों है फिर वहां पे? वो इसीलिए विद्यमान है कि कल को अगर कोई राज्य बगावत पे उतर आया तो तुरंत सेना को आदेश दिया जाएगा, सैनिकों अपने हाथ में कंट्रोल ले लो। सर क्या वो इमरजेंसी है? नहीं भाई, केवल एक राज्य ने ऐसा कहा है, केवल एक राज्य ने ऐसा कहा है। तो फिर क्या हुआ? तो भाई सेना के द्वारा उस पूरी जगह का प्रशासन ले लिया जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सेना में अशोक स्तंभ लगता है मेजर रैंक के व्यक्ति को, और मेजर से ऊपर के जो जितने भी रैंक हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, जिन्हें सीओ आप कहते हैं, वो सीधा प्रशासन के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। एक सीओ जो एक यूनिट का सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर है, जो कि कर्नल रैंक का व्यक्ति है, वो कलेक्टर के इक्विवेलेंट माना जाता है मार्शल लॉ लगने पर। यानी कि सीधा प्रशासन कलेक्टर की तरह उस कर्नल के पास आ जाएगा। समझ गए आप? सेना अपने हाथ में सारे कंट्रोल स्थापित कर लेगी। आर्टिकल 34 कहता है कि यदि ऐसी स्थिति होती है, अगर ऐसी स्थिति होती है, आर्टिकल 34 कहता है कि उस समय सेना ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर किसी कानून का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन मतलब टेक्निकली कानून तो यह कहता था राज्य के व्यक्तियों के हितों की रखवाली हो, ये हो, वो हो, लेकिन सेना ने अपने हाथ में कंट्रोल स्थापित करने के लिए कुछ किया, तो संसद ऐसे कानून भी बनाने के लिए अलाउड है कि उनकी चीजों को सही ठहराया जा सके।
यह अनुच्छेद संसद को लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए मुआवजा वसूलने का अधिकार देता है। जब मार्शल लॉ लागू था, संसद द्वारा बनाया गया मुआवजा कानून किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसका उपयोग युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, दंगा, कानून हिंसा रोकने के समय बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि संसद को यह पावर दी जाती है। कब का पावर दी जाती है? ये जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध रोपित होता है। यह संसद की दूसरी पावर हो गई। यानी आर्टिकल 33, 34, 35 संसद की ही ताकत बताती है। 33 क्या कहता है कि हमारे कुछ सेक्टर्स में फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के समय अगर कुछ भी हुआ तो उसका कंपनसेशन सरकार डिसाइड कर लेगी। और 35 कहता है कि आर्टिकल जब जहां से मूल अधिकार शुरू हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक में अगर कहीं भी आपको ऐसा लगा, जैसे भारत के एक आर्टिकल 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, है ना भाई, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा है। आर्टिकल 17 के अंदर लिखा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 23 में लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऐसी स्थिति में आपने आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल लिखने भर से ही क्या वो चीजें लोगों को मिल गई क्या? आंसर है जी नहीं। आपने लिख दिया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक बात है, नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन आपके लिखने से मिल गई क्या वो? बोले नहीं। तो फिर क्या करें? तो भाई साहब फिर आपको यह करना है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाम पर आप जो अधिकार दे रहे हैं उस अधिकार को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनवाइए। सर कानून बनाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। और कानून बनाए जा सकते हैं का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 35 मूल अधिकारों के तहत जो कानून की आवश्यकता है उसको आर्टिकल 35 से ताकत मिलती है। यानी कि फंडामेंटल राइट ने अगर लिख दिया कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, अरे मिलेगा कैसे? कानून बनाओ, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाओ। ये एक्ट कहां से बना? आर्टिकल 35 के अनुसार बना। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को क्यों मिला? क्योंकि असल मायने में हमने आर्टिकल 35 के तहत संसद को पावर दी है कि मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट करते हुए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए। कथा समाप्त होती है। कैसा रहा आपका अब तक का मूल अधिकारों का अनुभव? कृपया करके हमें जरूर बताएं। एज पर कमिटमेंट मूल अधिकार यहां होते हैं खत्म। सेशन की शुरुआत में मैंने आपको 2 सवाल दिए थे, आप उनकी पूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। कल हम जब क्लास में आएंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस यहीं पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप उनका जवाब दे पाएंगे। तो कल एक डिस्कशन सेशन है आप लोगों के साथ में मूल अधिकारों का, और समय मिल गया तो वहीं से नीति निदेशक तत्व शुरू कर दिए जाएंगे। क्लियर? क्लियर? कतई जहर? जिन्हें भी नोट्स ऑर्डर करने हैं कर सकते हैं भाई, है ना। 20 तारीख के बाद विद इन 7 डेज सबके पास ऑर्डर हो जाएगा, और अगर नहीं पहुंचा तो पैसे वापस। हम इस स्थिति में आ रहे हैं धीरे धीरे। बढ़िया, बाकी सब क्लासेस बढ़िया चल रही हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर दोबारा बताया जाए, कृपया करके सेशन को दोबारा सुन लिया जाए। आर्टिकल 29, 30 पढ़ा चुका हूं बालक, जाकर पढ़िए। विकास बिल्कुल भैया बना रहे हैं। क्लियर? मिक्की कर रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।